हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 15.3 में स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 15.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस का फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करते हैं सिग्मा से, अपॉन मीन को एक्स बार से इनटू 100। तो ये फॉर्मूला रहेगा, इससे आप फाइंड कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करिए। इसी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, और मीन फाइंड करते आपको आना चाहिए। सिंपल, समझ में आ गई बात। तो एक्सरसाइज 15.1 में भी आपने देखा कि मीन आप किस तरीके से फाइंड करते हैं। बाकी क्लास 10th में भी आप देख चुके हैं कि किस तरह के डेटा के लिए किस मेथड से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो जो एक्सरसाइज 15.2 थी उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन किए, कई सारे हमने एग्जाम्पल किए और कई सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास वेरिएंस है तो वेरिएंस से भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको वेरिएंस दे दिया गया है लेकिन आपको तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो आपको पता है कि अगर वेरिएंस आपके पास है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप वेरिएंस से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहां पर भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब बात आती है कि अगर डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो किस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहली चीज तो कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको फाइंड करना है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करते आना चाहिए। तो पिछली दोनों एक्सरसाइज में हमने कई सारे क्वेश्चन किए तो वो तो आपको आएगा ही। ठीक है, और अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो पिछली दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए। ऊपर आपको चैप्टर 15 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और ऊपर से नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर बाकी के जो चैप्टर हैं उन सभी की भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो अब इसमें एक चीज आपको देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस के लिए जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीजों को कंपेयर करना होगा। आपके पास एक या दो सीरीज दे दी जाएंगी। सीरीज का कहना मतलब ये है कि डेटा जो भी आपको दिया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, इसमें हमको एक अलग डेटा दिया हुआ है, इसमें हमको एक अलग डेटा दिया हुआ है, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में से वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है। ठीक है, किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है या फिर स्टेबल कौन ज्यादा है। ठीक है, इस तरह की चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो अब आप बोलेंगे कि वेरिएबिलिटी या स्टेबिलिटी हमको कैसे पता होगी? तो ये जो चीजें हैं ना, ये इसी से कनेक्टेड है। सिंपल सी चीज है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है अगर वो ज्यादा है यानी कि ग्रेटर है, तो जो वेरिएबिलिटी भी रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, समझ में आई बात कि अगर आपको क्वेश्चन में वेरिएबिलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो ग्रुप हैं, दोनों में से वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आप क्या करिए, ग्रुप ए के लिए आप सीवी फाइंड कर लीजिए, ग्रुप बी के लिए सीवी फाइंड कर लीजिए, और दोनों में से जिसका भी सीवी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी। इतनी बात आगे समझ में। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी, दोनों में से कोई भी एक वर्ड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में यहां लिख देती हूं। ठीक है, तो अगर जो सीवी है वो ज्यादा है तो वेरिएबिलिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है या स्टेबिलिटी है वो कम होगी। लेस कंसिस्टेंसी या लेस स्टेबिलिटी। तो इस चीज से आपको समझना है कि क्वेश्चन में अगर आपसे मान लीजिए स्टेबिलिटी पूछिए या फिर कंसिस्टेंसी पूछिए कि दोनों ग्रुप में किसकी ज्यादा है, तो सबसे पहले तो आपको ये सीवी फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये फाइंड करना है और देखना है कि दोनों ग्रुप में
जिसका भी CV ज्यादा है उसकी कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी कम होगी। और अगर ज्यादा स्टेबिलिटी पूछी है तो आप ये देख लो, आप बस इस चीज को ध्यान रखो कि अगर CV ज्यादा है तो वेरिएबिलिटी भी ज्यादा है और कंसिस्टेंसी कम है, और अगर CV लेस है तो वेरिएबिलिटी भी लेस होगी और कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नहीं बोला जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करिए, हो सकता है बोल भी दें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर उसी से जुड़े हुए जो टर्म्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आपको वो चीज इसी से फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गई बात। और एक चीज और, अब जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि ये है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा क्या है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो कुछ ऐसी कंडीशन रहेंगी, जैसे कि मान लीजिए दो डेटा आपके पास, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। तो ऑब्वियसली अगर ग्रुप ए के लिए आप CV फाइंड करते हैं तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करेंगे उसका और मीन भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका भी आपने, इसका सबसे पहले तो मीन फाइंड करेंगे। तो जैसे मीन फाइंड कर लिया आपने और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया, इसका भी आपने मीन फाइंड कर लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। इसके बाद ही आप CV फाइंड करेंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। अब कभी कभी कंडीशन क्या आती है कि जैसे कि ये जो ग्रुप ए है इसका भी मीन और ग्रुप बी, इन दोनों का मीन, जैसे ग्रुप ए के मीन को हम x1 और इसको x2 दे देते हैं और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन को SD1 और इसका देते हैं SD2। तो अगर दोनों के मीन इक्वल आ जाते हैं, x बार 1 इक्वल टू x2 बार, जब दोनों के मीन इक्वल आ जाते हैं तब उस कंडीशन में आपको जरूरी नहीं है कि आप CV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर भी आप बता सकते हैं कि वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि अगर आप देखें CV का फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पर ही बेस्ड है। ठीक है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपका मीन इक्वल आ जाता है दोनों सीरीज का, ठीक है, यानी जो भी डेटा आपको दिया जाएगा कंपेयर करने के लिए, तो दोनों का मीन अगर इक्वल आ जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर आप वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी बता सकते हैं। सेम चीज रहेगी कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर होगा तो वेरिएबिलिटी भी ज्यादा होगी और कंसिस्टेंसी कम होगी, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो वेरिएबिलिटी भी कम होगी लेकिन कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात क्लियरली, है ना? तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी कि एक तो सीधा सीधा ये तरीका है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में मीन इक्वल आ जाते हैं दोनों डेटा के, तो उस कंडीशन में आपको CV फाइंड करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर भी आप बता सकते हैं वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15.3 से। बाकी इसको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये बोला जा रहा है कि विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, A और B, यानी कि हमको वेरिएबिलिटी बतानी है कि A ग्रुप की वेरिएबिलिटी ज्यादा है कि B की। ठीक है, और वेरिएबिलिटी अगर हमको बताना है किसकी ज्यादा है तो हमको देखना होगा कि CV किसका ज्यादा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैंने अभी आपको समझाया था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर ज्यादा होगा तो वेरिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये ग्रुप A है, ये ग्रुप B है, और दोनों ग्रुप के लिए हमको ये क्लास मार्क्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ग्रुप A के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? CV फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ग्रुप B के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमको क्या क्या चीजें लगेंगी? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों जो है मैं शॉर्टकट मेथड से ही यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। ठीक है, तो चलो, तो ग्रुप B जो है इसको अभी मैं हटा रही हूँ, सिर्फ ग्रुप A के लिए हम मीन फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और उसका CV फाइंड करेंगे।
ठीक है, तो ये ग्रुप ए हमको दिया हुआ है और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे एक्स आई। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ आ जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। फ्रीक्वेंसी का सम ये आ जाएगा आपका 150। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड से अगर हम फाइंड करते हैं तो हमको y फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर y फाइंड करेंगे और y फाइंड करने के लिए हमको अज्यूम्ड मीन चाहिए होगा a और h चाहिए होगा। तो अज्यूम्ड मीन हमको यहीं से मिल जाएगा। तो बीच वाली वैल्यू कौन सी है 45, क्योंकि यहाँ से भी 3 नंबर है, यहाँ से भी 3 नंबर है। तो अज्यूम्ड मीन हो गया हमारा 45। इन सभी के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो ये हो गया h। ठीक है, सो y फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक, क्लियर है ना। शॉर्टकट मेथड में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बाकी जब पिछली एक्सरसाइज हमने करी थी, जो पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, दोनों क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से किए थे। ठीक है, तो अब तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो, सो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो x की पहली वैल्यू है 15। सो यहाँ आएगा 15 माइनस ए कितना है 45। तो 15 माइनस 45 30, 30 अपॉन एच की प्लेस पर 10, 30 अपॉन 10 3, लेकिन माइनस का क्योंकि 45 बड़ा है। ठीक है, 25 माइनस 45 माइनस 20 अपॉन 10 -2, यहाँ -1, यहाँ 0 1 2 3। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ए की वैल्यू यही रहेगी, एच की वैल्यू यही रहेगी, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएंगी और उसी के साथ साथ ये वैल्यू भी हमारी आती जाएंगी। क्लियर। अब हमको फाइंड करना है y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जार 9, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। ठीक है, इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एफ आई इंटू वाई आई, मतलब फ्रिक्वेंसी और y का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करके उसको फाइंड कर रहे हैं, मीन को भी और स्टैंडर्ड डेविएशन को, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही हम CV फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा f और ये रहा y, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जार 27 माइनस का, और 17 2 जार 34। ठीक है, 32 इंटू 1 माइनस 32, और 33 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, और 10 इंटू 2 20, 9 3 जार 27। ठीक है, अब फाइंड करेंगे एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। मतलब कि ये जो वाई आई स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, 9 9 जार 81, 17 4 जार 68, 32 इंटू 1 32, 33 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, 10 इंटू 4 40, 9 9 जार 81। ठीक है, सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का सम फाइंड करेंगे तो ये आएगा -6, और इन सभी का सम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 342। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस की वैल्यूज भी हैं, प्लस की वैल्यूज भी हैं, तो हमने इनको सॉल्व करा तो हमको -6 मिल गया। ठीक है, किस तरीके से मिला बाकी पिछली क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले तो मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, सबसे पहले वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, सबसे ऊपर आपको लिखना है फॉर ग्रुप ए। ठीक है, क्लियर। चलो, अब हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन समेशन एफ आई, और यहाँ पर तो लिखना ही है इक्वल टू 1 to n, सभी जगह, कई जगह मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है इनटू h। ठीक, अब वैल्यू पुटअप करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस समेशन एफ आई वाई आई का समेशन -6,
तो देखो ये -6 है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -6। समेशन f कितना है 150 इंटू h कितना है हमारा 10, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, सो ये आ जाएगा 45 माइनस 2/5, सो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 4 जार 20, तो 0.4। इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 4 6, यहाँ आ जाएगा 44.6, ये आ गया आपका मीन, ठीक है। तो यहाँ पर मीन आ गया हमारा 44.6। अब हमको दूसरी चीज क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या होता है, H/N स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन FI/YI स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन FI/YI का होल स्क्वायर, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला है। चलो वैल्यूज पुटअप करेंगे, H/N, H कितना है 10 और कैपिटल N फ्रीक्वेंसी का सम, तो ये हो जाएगा 10/150, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करेंगे, N कितना है 150 इंटू FI/YI स्क्वायर का समीशन, FI/YI स्क्वायर का समीशन 342 माइनस FI/YI का समीशन -6, ठीक है। तो -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1/15, ठीक है, स्क्वायर रूट। सो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिला ये, और माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, 6 6 जार 36। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 1/15। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 226.41/15। और एक चीज और, अगर आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने में दिक्कत है या फिर कुछ लोगों को अभी भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक, क्लियर। चलो अब इसके बाद इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 15.09 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि सिग्मा, ठीक है। तो अभी हमने क्या फाइंड करा है, मीन फाइंड करा है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा है, किसके लिए, फॉर ग्रुप ए के लिए, ठीक है। तो इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसी क्वेश्चन में हमको ग्रुप बी के लिए भी ये दोनों सेम चीजें फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे दोनों का, और उसी से हमको पता चलेगा कि वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है, ग्रुप ए की कि बी की, क्लियर, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी हमने ग्रुप ए लिखा था और जो ग्रुप बी मैंने हटाया था उस ग्रुप बी को यहाँ लिखा है, बाकी हमारा जो क्लास मार्क है वो सेम है दोनों डेटा के लिए। अब हमको ग्रुप बी के लिए बताना है सबसे पहले तो, कि जैसे ग्रुप ए के लिए हमने मीन फाइंड करा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा, सेम उसी तरीके से ग्रुप बी के लिए भी हम मीन फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, लेकिन बात वही है कि मैं शॉर्टकट मेथड से ही कर रही हूँ, ठीक है। और आपको जिस भी मेथड से लगता है आप उस मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं और जिस भी मेथड से चाहे मीन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ग्रुप बी, और ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी FI, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो खैर x की वैल्यू तो सेम ही रहनी है, तो और ऊपर सबसे पहले क्या लिखना है इस टेबल को बनाने से पहले, फॉर ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप ए के लिए जो चीजें हमने फाइंड करी हमने यहाँ पर लिख के रख ली हैं साइड में, क्योंकि इनकी हमको जरूरत लगेगी, ठीक है। आप तो कॉपी में करेंगे तो आपके पास तो रहेगी, है ना, ठीक। चल सो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वही यहाँ पे आ जाएगा 15 25 35 45
55, 65 और 75, सॉरी, और ये फ्रीक्वेंसी का सम आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 150। ठीक है, क्लियर। सो सबसे पहले हम पूरी टेबल बना लेते हैं, सारी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं जो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए लगेगी और मीन फाइंड करने के लिए लगेगी। चलो, सो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अभी आप देख ही चुके हैं, तो बस उसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो ग्रुप बी के लिए हम एज्यूम्ड मीन की बात करें तो 45 ही रहेगा और h तो 10 ही रहना है। क्लियर, ठीक, क्योंकि सभी के बीच में 10 का डिफरेंस है। और a तो 45 ही रहेगा क्योंकि x की ये जो वैल्यू ग्रुप a के लिए थी वही b के लिए रहेंगी। चलो, सो अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू है 15। ठीक है, तो 15 माइनस 45, 30, माइनस का 30, माइनस का 30 अपॉन एच की वैल्यू 10, माइनस का 30 अपॉन 10, माइनस का 3। तो ये सब सेम ही आएगा क्योंकि a की वैल्यू भी वही है, h की वैल्यू भी वही है और x की वैल्यू भी वही है। तो ये जो y की वैल्यू आएंगी ये भी सेम ही आएंगी आपकी। ठीक है, सो यहाँ आ गया 3। इसके बाद 25, तो 25 माइनस 45 माइनस 20 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2। ठीक है, फिर 35, तो यहाँ रखेंगे 35 माइनस 45 माइनस 10 अपॉन h की वैल्यू 10, तो 10 अपॉन 10 1। ठीक है, माइनस का 10 था। इसके बाद 45, तो यहाँ 45 माइनस a की वैल्यू 45, तो 45 माइनस 45 0, 0 अपॉन 10 0। फिर 55, सो 55 माइनस 45 10, 10 अपॉन 10 1। 65, तो 65 माइनस 45 20, 20 अपॉन 10 2। 75 माइनस 45 30, 30 अपॉन 10 3। क्लियर, ठीक। चलो, अब हम y का स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसमें भी वही सेम आएगा y का स्क्वायर भी। सो माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 1 का स्क्वायर 1 0, 1 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। इसके बाद हम एफ आई और वाई आई फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर फाइंड करेंगे एफ आई वाई आई स्क्वायर। ठीक है, और इनका सम फाइंड करेंगे। खैर ये वैल्यू तो वही सेम ही आनी है, तो मैं लिख ही देती हूँ डायरेक्ट, है ना। ठीक है, और इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -6। ठीक, क्लियर। अब एफ आई वाई आई स्क्वायर करते हैं, तो ये रहा f और ये रहा वाई आई स्क्वायर। तो चलो करते हैं। तो ये रहा f और वाई आई स्क्वायर रहा ये, तो 10 इंटू 9 90, 20 इंटू 4 80, 30 इंटू 1 30, 25 इंटू 0 0, 43 इंटू 1 43, और 15 इंटू 4 60, 7 इंटू 9 63। ठीक, इन सभी को ऐड करेंगे तो मिलेगा 366। क्लियर, ठीक है। तो टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमको फाइंड करना है ग्रुप बी, फॉर ग्रुप बी। ठीक है, सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे, तो a प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो a की वैल्यू वही है 45 प्लस समेशन एफ आई वाई आई का समेशन -6, तो प्लस -6 अपॉन समेशन एफ आई है 150 इंटू एच कितना है हमारा 10, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ आई, 45 माइनस 2/5, 2/5 को लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44.6। ठीक है, तो मीन आ गया हमारा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ बट आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे। h अपॉन n, तो h कितना है 10 अपॉन n कितना है 150 स्क्वायर रूट ऑफ n
तो n कितना है 150 इंटू समेशन FI/YI²। तो FI/YI² का समेशन 366 माइनस FI/YI का समेशन, तो FI/YI का समेशन -6 का स्क्वायर। ठीक, क्लियर। बस इसको सॉल्व करना है और हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप बी। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप बी के लिए हमने मीन फाइंड करा और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसको भी अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन और उससे हमको पता चलेगा कि दोनों ग्रुप में से वेरिएबिलिटी किस ग्रुप की ज्यादा है। ठीक है, चलो। सो अब यहाँ पर एक चीज देखें, फॉर ग्रुप ए का डेटा हमारे पास ये है, इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ ए लगा देते हैं क्योंकि ग्रुप ए का है ये। ठीक है, ठीक है। सो अब एक चीज देखें, ग्रुप ए के लिए हमने मीन फाइंड करा और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा, ग्रुप बी के लिए मीन फाइंड करा और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा। अब आप सबसे पहले तो ये देखें कि दोनों के मीन को अगर आप देखें तो दोनों का मीन इक्वल है। ग्रुप ए के लिए जो हमने मीन फाइंड करा 44.6 और ग्रुप बी के लिए जो हमने मीन फाइंड करा वो भी 44.6। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि अगर दो डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं और या फिर वेरिएबिलिटी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में CV आपको तभी फाइंड करना है जब आपका मीन अलग अलग रहे। अब यहां पर आप देखें तो आपका दोनों जगह इस ग्रुप में भी और इस ग्रुप में मीन इक्वल आ गया है। तो इस कंडीशन में हम वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों किसके बेस पर चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर। ठीक है, तो यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मीन इक्वल आ गया है पहले ही तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करके भी बता सकते हैं स्टेबिलिटी और वेरिएबिलिटी के बारे में। क्लियर, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो ग्रुप ए का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें 15.09 और ग्रुप बी का आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो 15.61। तो दोनों में से किसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, ग्रुप बी का 15.09 और 15.61। तो ग्रुप बी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, इसलिए ग्रुप बी का जो वेरिएबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, सो ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज्यादा है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर हम लिखेंगे, और हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप मीन को देखें, मीन हमारा दोनों जगह सेम आया है। अगर सेम नहीं आता तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते और फिर उसी के बेस पर वेरिएबिलिटी के बारे में हम बताते। ठीक, सो यहां पर हम लिखते हैं कि सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप B is greater than other group A, so group B is more variable। ठीक है, ये तो आपका अलग ही चल रहा है। ठीक है,
तो ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल। क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे से। तो देखो इसको भी अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आपको इस तरह से बॉक्स बना के नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ मैंने पहले से ये लिख रखा था और अभी हमने ग्रुप बी के लिए फाइंड करा तो यहाँ लिखा, और दोनों को मैंने आपको यहीं के यहीं कंपेयर करके बता दिया कि मीन क्योंकि सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर हम वेरिएबिलिटी या स्टेबिलिटी बता सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं पूछा जाता, स्टेबिलिटी पूछी जाती, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ग्रुप ए की, क्योंकि ग्रुप ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल उल्टा चलता है वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी में। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो वेरिएबिलिटी तो ज्यादा होगी लेकिन स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है, या फिर कंसिस्टेंसी कम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर ये चीज आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी एक बार और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये बोला गया था कि ग्रुप ए और बी में से वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है, ग्रुप ए की या बी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आप फाइंड करते हैं तो अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा होगा उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी लेकिन स्टेबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी कम होगी, ठीक। तो यहाँ तो वेरिएबिलिटी पूछी थी। तो सबसे पहले हमने ग्रुप ए के लिए मीन फाइंड करा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा। अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों फाइंड करा हमने? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो सिग्मा अपॉन एक्स बार, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों की जरूरत लगेगी। इसीलिए जब भी वेरिएबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी चेक करेंगे सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तो शॉर्टकट मेथड से फाइंड किए। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप ए के लिए हमने दोनों चीजें फाइंड करी, फिर ग्रुप बी के लिए दोनों चीजें फाइंड करी, फिर दोनों को हमने एक साथ लिखा, ठीक है। अब क्योंकि मीन इक्वल आ गया इसीलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर आंसर दे दिया। अगर इक्वल नहीं आता तो ग्रुप ए के लिए हम सीवी अलग फाइंड करते, ग्रुप बी के लिए सीवी फाइंड करते, फिर देखते कि दोनों में से किसका सीवी ज्यादा है। जिसका सीवी ज्यादा होता मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होता उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होती। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। यानी कि स्टेबिलिटी बतानी है हमको। दो डेटा हमको दिए हैं, ये एक अलग डेटा है, ये एक अलग डेटा है। ये एक्स के शेयर हैं, ये वाई के शेयर हैं, शेयर ऑफ प्राइस है ना। तो प्राइस का शेयर हमको दिया हुआ है, एक्स का जो प्राइस का शेयर है वो ये हमको दिए हुए हैं और वाई के ये दिए हुए हैं। और हमको बताना है कि दोनों में दोनों की जो वैल्यू की स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है। इसके प्राइस की स्टेबिलिटी ज्यादा है या इसके प्राइस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए वही हमको सीवी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए बात वही है कि हमको मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स के लिए हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, फिर वाई के लिए। तो अब अगर इस डेटा की हम बात करें तो एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर हमको ये अलग डेटा दिया हुआ है और ये y एक अलग चीज है। दो अलग अलग सीरीज हमको दी हैं, इस सीरीज के लिए हमको अलग सॉल्व करना है, इसके लिए अलग, ठीक। तो ये जो y है ये मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है। फॉर x और फॉर y दोनों टेबल यहीं बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये y जो है इस सीरीज को मैंने अलग लिख लिया क्योंकि हमको इनको अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक। तो ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है और दोनों के लिए हमको बताना है कि दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम सीवी फाइंड करेंगे और सीवी फाइंड करने के लिए हमको मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इस डेटा को आप देखें तो ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा तो है नहीं, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा में हम मीन कैसे फाइंड करते हैं? सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करके मीन कैसे फाइंड करते हैं? इन सभी को हम ऐड करेंगे, ठीक है, और ऐड करके यहाँ लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
कितने नंबर है ये 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 510। समझ में आ रही बात? ये जो डेटा है हमको दो अलग अलग सीरीज दी है, एक x अलग है, y अलग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। और अनग्रुप्ड डेटा में मीन कैसे फाइंड करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, जितने भी ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, इस तरीके से हमारा जो मीन है वो आ गया है 51। और यहाँ पर जो हमारी पहली वाली सीरीज है तो यहाँ पर मैं x1 लिख देती हूँ, ठीक है, क्लियर। चलो अब हमको इसी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। देखो अनग्रुप्ड डेटा के लिए वेरिएंस हमारा था 1/n समेशन, सॉरी इसमें फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसी पे हम रूट लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, ये कैपिटल एक्स है, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू, तो कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, ठीक, ये फाइंड करेंगे और इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात? चलो तो सबसे पहली जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है, क्योंकि यहाँ पे x है ये वाली वैल्यू, और माइनस एक्स बार मतलब 51। तो 35 माइनस एक्स बार कितना आया है 51, तो मैं यहाँ पे 51 ही लिख देती हूँ, है ना। तो 35 माइनस 51 माइनस 16, ठीक है। 51 में से 35 माइनस करेंगे 16 आएगा, 51 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, ठीक है। फिर 54 माइनस 51, तो 54 बड़ा है तो 54 में से 51 माइनस होगा तो यह आ गया 3। 52 माइनस 51 1, 53 माइनस 51 2, 56 माइनस 51 5, 58 माइनस 51 7, 52 माइनस 51 1, 50 माइनस 51 तो -1, और 51 माइनस 51 0, 49 माइनस 51 2, लेकिन माइनस का, क्लियर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स बार तो हमारा 51 है तो यहाँ 51 ही लिखेंगे। 16 का स्क्वायर 256 माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जार 4, 5 5 जार 25, 7 7 जार 49, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 0, 2 2 जार 4, ठीक। अब इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 350, क्लियर, समझ में आ गई बात। बस अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे हम। सो यहाँ पर देखें, और यहाँ पर भी हम क्या लगा रहे हैं 1 पहली सीरीज के लिए, ठीक है। तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है 51 आया है ना, एक्स बार 51 का होल स्क्वायर ये कितना आया 350। सो स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ आ गया 350 अपॉन n, कितना है हमारा n मतलब कितने टर्म है। अनग्रुप्ड डेटा में कैपिटल n तो होता नहीं है, अनग्रुप्ड डेटा में स्मॉल n काम करता है, और स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो कितने नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 10, ये आ गया 10, ठीक, थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ इसको। तो स्क्वायर रूट ये 350 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, और 35 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे तो यह आएगा 5.92, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहली सीरीज का आया है 5.92 और मीन आया है 51, ठीक है। तो पहली सीरीज का काम खत्म यहां से। अब दूसरी सीरीज जो है इसकी हम बात करते हैं। तो इसके लिए भी हमको सबसे पहले मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए, अब इसका मीन फाइंड कर रहे हैं तो ये दूसरी सीरीज है, इसलिए हम यहाँ पे अब हमको एक्सप्लेन तो करना होगा ना कि पहली सीरीज का मीन कौन सा है और दूसरी सीरीज का मीन ये, ठीक है। तो ये इक्वल टू, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
1050, ठीक है। और कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n10 था, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 105 हमारा मीन जो हमारी दूसरी सीरीज है y उसका, ठीक है। अब हमको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला तो हमारा ये सेम ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमको ये जो y की वैल्यू है इनमें से हमको मीन को माइनस करना होगा, ठीक है। देखो अभी तक हमारी जो वैल्यूज होती थी उनको हम x लेकर ही चलते थे, तो ये भी हमारा x ही है, ऐसा कुछ है नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं xi, ठीक है। ये हमारा क्या है, xi। अब यहाँ पे x और y करके दे दिया है इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, xi माइनस x बार, ठीक है। लेकिन xi की जो वैल्यू है ये हमारी y की वैल्यू तो है, तो इसलिए आप चाहें तो xi भी लिख सकते हैं और चाहें तो कैपिटल Y भी लिख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू है ये माइनस x बार, लेकिन सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये x बार भी कितना आया हमारा, वही वैल्यू लिखेंगे हम 105, ठीक। फिर इसका हम स्क्वायर भी करेंगे कि y माइनस 105 का होल स्क्वायर, ठीक। तो चलो करते हैं। सो 108 y की प्लेस पर माइनस 105, तो ये आ जाएगा 3, 107 माइनस 105 2, 105 माइनस 105 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2, और यहाँ पर भी -1 और यहाँ -4, ठीक। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 0 0 1, 2 2 जार 4, 1 2 2 जार 4, 1 4 4 जार 16, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 40, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम ये कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप जाके देखेंगे तो अनग्रुप्ड डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो बस वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे इस अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन फाइंड करा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा। अब जो दूसरा सीरीज हमको दिया उसके लिए भी हमने मीन फाइंड कर लिया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ हम 2 लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड सीरीज का फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रही हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ y xi माइनस x बार का होल स्क्वायर का सम, यानी कि ये हो गया 40 अपॉन n यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे 10, 0 से 0 कैंसिल, √4, तो √4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सेकंड सीरीज का वो आ गया है 2। तो अब आप देखें पहली चीज तो अगर इसका मीन देखें और इसका मीन देखें तो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पर हम CV फाइंड करेंगे। तो चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी 2 सीरीज थी, एक कैपिटल X और एक कैपिटल Y, ठीक है। तो अभी हम X के लिए CV फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। लेकिन जो पहली सीरीज है तो सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी पहला और मीन भी पहला, ठीक है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5.92 अपॉन मीन कितना है 51 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11.60, ठीक है। तो बस कैलकुलेट करना है, वो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। डिवीजन करना है और मल्टीप्लीकेशन करना है। अब हम फाइंड करेंगे CV ऑफ Y, ठीक है। तो सिग्मा 2 अपॉन x बार 2 इंटू 100, क्योंकि जो y है उसमें हमने सेकंड नंबर का मीन और सेकंड नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा है। पुटअप करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू, तो ये आया है 2 अपॉन 105 इंटू 100। देखें जरा ध्यान से, जो हमारा y है उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2 और मीन कितना है 105 इंटू 100, ठीक है। वन 1.9 समथिंग आपको मिल जाएगा। तो ये आ गया CV ऑफ Y, ठीक है। तो अब
दोनों का CV हमने फाइंड कर लिया है। देखो, और पूरा क्वेश्चन मैंने एक ही उसमें कर दिया है ताकि आपको एक साथ यहाँ पर दिख सके। अब यहाँ पे एक बार में इसलिए हो गया क्योंकि ये अनग्रुप्ड डेटा था। ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है, क्लास इंटरवल में हमको डेटा दिया होता है, जिस वजह से पहले x की वैल्यू फाइंड करो और फिर उसके लिए हमको मीन भी अलग अलग तरीके से फाइंड करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अलग अलग तरीके से फाइंड करना होता है, इसलिए उसमें जगह ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले x के लिए हमने ये टेबल बनाई अनग्रुप्ड डेटा की, मीन फाइंड करा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा। फिर y के लिए टेबल बनाई, मीन फाइंड करा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा। फिर x के लिए CV फाइंड करा, y के लिए CV फाइंड करा। अब हमको ये बताना है कि वैल्यू में x और y में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबल कौन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर CV जिसका ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, और अगर CV कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो दोनों में आप देखें CV ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो CV ऑफ x देखें 11.60 है और y का 1.9 है। दोनों में से CV कम किसका है, y का, क्योंकि y का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमसे स्टेबिलिटी पूछी है तो हम स्टेबिलिटी पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहाँ लिखूं, तो देखो हमसे ये पूछा गया था कि किसका शेयर प्राइस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी पूछी थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है y का, यहाँ पे मैंने छोटा सा y लगाया है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x। ठीक है, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x 11.60 और y का 1.9 है, तो y का कम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट वेरिएशन ऑफ y इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x। तो कोफिशिएंट वेरिएशन कम होगा तो उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देयरफॉर प्राइसेस ऑफ शेयर y आर मोर स्टेबल। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वेरिएबिलिटी कम होगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये पूरा x के लिए हमने सॉल्व करा, ये पूरा y के लिए सॉल्व करा, फिर CV ऑफ x, CV ऑफ y, और फिर यहाँ पर हमने रीजन दिया कि स्टेबिलिटी y की क्यों ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन ज़रूरत ये थी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, टाइम एक बार का ज़्यादा लग जाए चलेगा, ठीक है, बार बार एक चीज़ में टाइम देने से बेटर है कि एक बार अच्छे से चीज़ को समझ लो, ताकि आगे फिर दोबारा उसमें हमको टाइम खराब ना करना पड़े। सही है ना। चलो, सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन इसके रह गए हैं वो हम देखेंगे अगली क्लास में। और आई होप कि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।